एवरीवन, माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं हमारे राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर हम 11 करेंगे, जो कि बाल गोविंद भगत, एक ऐसे भगत के बारे में है। भगत क्या होते हैं? यानी जिनको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, सुख हो दुख हो, ठीक है, कोई उनका सम्मान करे नहीं करे, कोई उनको खाने के लिए पूछे नहीं पूछे, उनको किसी चीज़ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको कहते हैं भगत। बोलते ना ये तो बहुत संत टाइप का इंसान है, संत टाइप का मानुष है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको किन्होंने बताया है? राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं, जो इनके लेखक हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि बाल गोविंद भगत किस तरह के व्यक्ति थे। और वो एक साधु थे जो हमेशा प्रभु का गुणगान करते थे। और इसी बीच उनके घर में कुछ घटना हुई थी जिससे उनके ऊपर क्या बीता, उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को लिया, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी जो हैं उनके जीवन को देखेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे। तो राजस्थान बोर्ड का ये चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है सन 1899 में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, बेनीपुर नामक एक गांव था, वहां पर हुआ था। बेनीपुरी जी विद्यार्थी जीवन में ही थे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उनको आकर्षित किया। जब वो स्टूडेंट थे तभी उनको असहयोग आंदोलन ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मात्र 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता सैनिक बन गए। इस दीवानेपन ने उनकी नियमित शिक्षा जो है वो असंभव बना दी। अब भाई 18 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम के वहाँ पर लग गए थे, तो उनकी स्टडी जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अपने स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी से उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में विशारद परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की, मतलब बहुत बड़ी परीक्षा थी, वो उत्तीर्ण की। आगे देखते हैं। अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग भी बेनीपुरी जी ने स्वतंत्रता की आराधना में ही किया। जो उन्होंने साहित्य से रिलेटेड जो पढ़ाई की थी ना, उन सब चीज़ों को भी उन्होंने कहाँ दिखाया? यानी जो भी उन्होंने साहित्य लिखे उन सब में उन्होंने स्वतंत्रता से रिलेटेड ही चीज़ों को लिखा। लेखन, संपादन आदि के द्वारा देश प्रेम की ज्योति जलाने वाले इस शारदा और स्वाधीनता आराधक को भला ब्रिटिश शासक खुला कैसे छोड़ देते? अनेक बार आपको कारावास वास करना पड़ा, यानी कि उनको कई बार क्या हुआ? जेल भी जाना पड़ा। लेकिन शासन के इन करतूतों ने उनकी वाणी जो है मंद नहीं की। मतलब फिर भी उनकी इन सब चीज़ों से उनकी वाणी जो है, उनकी बातें जो है वो बंद नहीं हुई। और ना देश प्रेम की ज्वाला और ना ही देश के लिए जो उनका एक क्या बोलते हैं, एक एक्साइटमेंट था, वो देश के लिए जो भी चीज़ें करते थे, जो भी लिखते थे, हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी लिखते थे, वो सारी चीज़ें दिखती थी, भले ही कैसे भी जुल्म उनके ऊपर आए। समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपने आजीवन भाग लिया। आपकी लेखनी में देश, दलित और साहित्य की सेवा जो है त्रिवेणी तरंगित होती रही। साहित्य की अनेक विधाओं को आपकी लेखनी का प्रसाद प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निबंध, नाटक, कहानी तथा संपादन के अतिरिक्त आप अपने रेखा चित्रों के लिए साहित्य जगत में सदैव चर्चित रहे। आपने अपनी देश सेवा से अर्जित शुभ्र यश को भी क्या किया? कभी प्रतिदान के द्वारा निस्तेज नहीं होने दिया। इन्होंने अपने साहित्य में रेखा चित्रों का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था। मतलब रेखा चित्र बोले तो कि किसी चीज़ के बारे में उन्होंने ऐसे बताया जैसे आपके सामने क्या बन जाए? एक पिक्चर बन जाए, यानी आपके सामने उस चीज़ का चित्र बन जाता है, उसे कहते हैं रेखा चित्र जैसी, है ना। सन 1968 में इस साधक ने अपनी सशक्त लेखनी मां शारदा के चरणों में समर्पित कर संसार से विदा ले ली। कितनी प्यारी लाइन कही है इस चीज को। इस तरह से आप अगर किसी जीवन परिचय का अंत करते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनीपुरी जी ने परंपरागत और नवीन अनेक गद्य विधाओं को अपनी लेखनी प्रतिभा से संपन्न किया। आपका साहित्यिक परिचय निम्न प्रकार है। उन्होंने साहित्य में क्या क्या किया? पहला, दीर्घ साहित्य साधना। आपके साहित्यिक प्रतिभा युवावस्था से ही प्रकाशित होने लगी थी। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं को स्थान मिलने लगा। ये साहित्य साधना देशभक्ति की साधना से बाधित न होकर पुष्पित पल्लवित हुई। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ देश के लिए था, ये और ज्यादा फली फूली, और ज्यादा इसने प्रगति की। कारागार वास के मध्य भी आपने साहित्य सृजन को गतिशील बनाए रखा। मतलब जेल में थे तब भी इन्होंने साहित्य जो है उसे कंटिन्यू रखा।
यह साहित्य आराधना आपके जीवन के अंतिम समय तक चलती रही। जब तक ये जिंदा रहे तब तक इन्होंने अपना जो साहित्य से रिलेटेड जितना भी जो चीज ये लिखना चाहते थे उन्होंने लिखा, चाहे वो जेल में हो चाहे वो कहीं भी हो। आगे बात करते हैं स्वानुभूति के स्वर। ठीक है, खुद की जो अनुभूति उन्हें मिली थी उनको उन्होंने शब्दों में पिरोया। बेनीपुरी जी की साहित्य साधना में उनके प्रत्यक्ष अनुभव ओतप्रोत है, मतलब जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने समझा, वो सारी चीजें उन्होंने लिखी थी। यही कारण था कि उनकी रचनाओं ने हजारों युवा हृदयों में देशभक्ति और आत्म बलिदान की ज्वाला जो है प्रज्वलित की। नेक्स्ट, रेखा चित्रों की अनुपम शिल्पी। वो भी मैंने बताया कि रेखा चित्र रखते थे। बेनीपुरी जी की प्रसिद्धि में उनके प्राणवंत रेखा चित्रों की भूमिका जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर है। आपने हिंदी गद्य की इस विधा को चरमोत्कर्ष प्रदान किया। आपकी रेखा चित्र संग्रह कौन सी थी? माटी की मूर्तें में माटी से जुड़े हुए जनजीवन की सुगंध दिखती है। ठीक है, आगे रेखा चित्रों के अंकन में क्या क्या था भाई? रेखा चित्र के अंकन के लिए भाषा और भाव जो सुघड़ता चाहिए वह बेनीपुरी जी की अभिव्यक्ति में पग पग पर उपस्थित थी। मतलब अगर आप किसी चीज का रेखा चित्र कर लें तो आपकी भाषा और आपका भाव बिल्कुल इतना अच्छे से बंधा हुआ होना चाहिए कि सामने वाले के जो पढ़ रहा है उसके सामने एक रेखा चित्र बन जाए। अब आप सोचो कि किसी के लिए आप लिखना चाहते हो, मान लो आप किसी जानवर के बारे में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो जानवर के लिए लिखोगे तो क्या करोगे? जिस जानवर के बारे में सोच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बिल्ली के लिए बोलते थे ना, तो अगर बिल्ली के लिए सोच रहे हो तो बिल्ली में क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या करती है, चुपके चुपके आती है ना, और आके हमारे घर का सामान खा पी के चल जाती है, मतलब आवाज भी नहीं करती, पता नहीं चलता है। और वहीं पर बंदर आते हैं, वो क्या करते हैं? भड़ भड़ करके सब कुछ चीजें ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने उसका भाव देखा, उसके अनुसार लिखोगे, वैसे ही भाषा प्रयोग करोगे, उसका रेखा चित्र बताओगे वो किस तरह से। तो आप जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर घूम जाएगी, बिल्ली जैसे आ रही है, दूध पी रही है, फिर जा रही है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भाषा चाहिए, वैसे भाषा चाहिए, वैसा भाव चाहिए। तो वो चीज इनके अंदर बहुत अच्छी थी, रामवृक्ष जी के अंदर। आगे बात करते हैं जन जागरण के अग्रदूत। जन जागरण के अग्रदूत यानी कि जो लोगों को जगाने के मामले में, उनके अंदर देशभक्ति जगाने के लिए उनके साहित्य जो है वो सबसे सर्वोपरि थे। बेनीपुरी जी ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज को नव चेतना के स्वर सुनाए। समाज सेवा, विश्व बंधुत्व, देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत साहित्य की सृष्टि करके आपने अनेक भूमिकाओं का ही एक व्यक्तित्व से सफल निर्वाह किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है सफल संपादक। बेनीपुरी जी एक सफल पत्रकार और संपादक भी थे। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशलता से संपादन किया। इनमें तरुण भारत, बालक, किसान मित्र, जनता, योगी, युवक आदि नाम उल्लेखनीय है। साहित्यिक जगत की अगर बात करें तो उसमें इनका क्या स्थान है? रामवृक्ष बेनीपुरी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक साहित्यकार की सम्मिलित साधना को उन्होंने आजीवन सफलता से आगे बढ़ाया। आप अपने सजीव रेखा चित्रों के लिए सदैव क्या रहेंगे? स्मरणीय रहेंगे। इस तरह से उनके साहित्य में जो योगदान थे वो दिखाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है इनकी रचनाएं, जल्दी से खत्म करते हैं, फिर हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है। रामवृक्ष बेनीपुरी की कुछ रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी है? निबंध की अगर बात करें तो गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी, विनायकों, मशाल, ये कुछ इनके निबंध संग्रह है। रेखा चित्र की अगर बात करें तो माटी की मूर्तें, लाल तारा, बाल गोविंद भगत जो अभी हम पढ़ने वाले हैं आदि। संस्मरण में मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें, ये इनके कुछ संस्मरण है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ और यहीं से हमारा चैप्टर जो है वो शुरू होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा जो है वो सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफट्टी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन होता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला जो है बांधे रहते। यहाँ पर बाल गोविंद जी के बताया है कि वो किस तरह से दिखते थे। तो अब अगर आपको ये पढ़ने में आ गया तो रेखा चित्र है ना ये, क्यों?
क्योंकि जैसा जैसा बोला आप वैसा वैसा सोचोगे कि अच्छा एक व्यक्ति है, उसने क्या कर रखा है, मंझोले कद का है, गोरा गोरा सा है, ज़्यादा ऐसे बाल वाल नहीं है, चोटी वोटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बाल है, मतलब दाढ़ी जो है वो सफ़ेद कलर की है। तो उससे क्या दिख रहा है, उसे लंबी दाढ़ी तो नहीं है, ना ही जटाजूट है, लेकिन चेहरे पे ना सफ़ेद सफ़ेद बाल जो हैं वो दिख रहे हैं। मतलब जो होता है ना, जो शेव नहीं करवाते तो बाल तो होते हैं इधर वाइट वाइट, बड़ी सी दाढ़ी नहीं थी लेकिन बाल थे। ठीक है, ऐसा था। और क्या करते थे, कपड़े बहुत कम पहनते थे, ज़्यादा नहीं पहनते थे। आपकी बुक में आपको पिक्चर दिख जाएगी, आप बुक खोल के देखना, ऐसे गाते हुए वो पहने हुए है ना। कपड़े बहुत कम पहनते थे, लंगोटी थी, और लंगोटी के साथ क्या करते थे, सिर पे जो है वो कबीरपंथी टाइप की थी टोपी होती ना, देखा होगा जो संत लोग पहनते हैं, वैसी टोपी पहन रखी थी। और एक जाड़ा होता था ना, जब ठंडी हो जाती थी तो ठंडी में क्या करते थे, कमली मीन्स क्या होता है, कंबल, है ना, कंबल जो है वो ओढ़ लेते थे भाई, ज़्यादा ठंड लगती थी तो कंबल ओढ़ लेते थे, बस ऐसे नहीं स्वेटर जैकेट वो ये सब पहने। और मस्तक पे क्या करते थे, एक रामानंद का एक चंदन का टीका जो है वो लगाते थे। वो यहाँ से, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होता है, इतना तक पूरा जैसे टीका लगाते हैं, यहाँ तक इतना लंबा जो है वो टीका लगाते थे। जैसे कैसे कि नाक के एक छोर से यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक लगा हुआ होता था, जैसे औरतें जो हैं वो टीका लगाती हैं। गले में वो तुलसी की जड़ों की जो माला होती है ना, तुलसी की जो जड़ें होती हैं उनकी माला जो है वो पहनी हुई रहती थी इनको। और एक बेडोल सी माला थी, मतलब कोई ऐसे नहीं कि बिल्कुल बढ़िया से बनी हुई है, बस एक माला पहन लेते थे। आगे बात करते हैं। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अगर आप ऊपर की सारी चीज देखोगे तो आपको क्या लगेगा, एक साधु टाइप के व्यक्ति थे, मतलब एक संत थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, क्योंकि ऐसे पहनना, धोती लंगोटी पहनना और बहुत कम वस्त्र पहनना, तो अब ऐसे हम किसको देखते हैं, साधु लोगों को देखते हैं। लेकिन क्या बोला इन्होंने कि ऊपर की तस्वीर देखकर आपको ये नहीं मानना है कि वो साधु थे, जी नहीं, वो साधु नहीं थे, उनका बिल्कुल बकायदा वो गृहस्थ जीवन में थे। और उनकी पत्नी के बारे में तो उनको याद नहीं, किनको, ये जो लेखक है वो बता रहे हैं कि पत्नी के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बेटा और एक पतोहू, पतोहू मतलब पुत्र की बीवी, है ना, पुत्र की पत्नी थी। ठीक है, तो सही से बना देते हैं, ठीक है, पुत्र की पत्नी थी, थोड़ी खेतीबाड़ी थी और एक अच्छा सा साफ सुथरा सा मकान था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की ही सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखाम झगड़ा मोल लेते। क्या बता रहे हैं कि भाई उनके खेती बाड़ी थी, परिवार था, लेकिन जो आप कहते हो कि उनका व्यवहार देख, मतलब उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर देख के कि लगता है कि ये साधु थे, तो ग्रस्त जीवन भी था, लेकिन साधु की तरह भी वो सारी चीजें करते थे। यानी साधु की जो परिभाषाएं हैं, साधु लोग क्या होते हैं, अब उसके बारे में बताया कि साधु जैसा जो व्यवहार है वैसा बाल गोविंद जी का भी था। तो वो कबीर जो है, कबीर जी हैं, उनकी चीजों को मानते थे, उनके आदर्शों को मानते थे, उनको साहब कहते थे और उनके गीत गाते थे, उनके आदेशों पे चलते थे, जिस तरह के वो आदेश देते थे उसी तरह की चीजों को वो भी पालन करते थे। झूठ नहीं बोलते थे, किसी से भी खरा मतलब गंदा व्यवहार नहीं रखते थे, सबके साथ बढ़िया तरीके से रहते थे, और किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे। मतलब किसी से कुछ बात करनी तो उसके लिए संकोच नहीं करते थे। क्या होता है, जो संत लोग होते हैं उनको आपने कभी देखा है उनको कि वो किसी से बात करने में संकोच करते हैं, या किसी चीज को सोचते हैं, या बोलने से पहले बहुत सोचते हैं कि अरे इसको बोले कि नहीं बोले। उनके मन में जैसा होता है वो वैसा सिंपल सिंपल बोल देते हैं। तो इस तरह से वो किसी से ऐसे मन नहीं रखते थे कि अरे मुझे बोलूं नहीं बोलूं, ऐसे संकोच नहीं करते थे। किसी से खामखा झगड़ा भी नहीं करते थे कि हाँ भाई आज इससे झगड़ ले, आज उससे झगड़ ले, नहीं, इतना ज़्यादा वो भी नहीं था। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे गढ़ ले आते और उसी से ही गुजर चलाते। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कभी किसी की चीज नहीं छूते थे,
भाई हाँ भाई इसकी चीज़ इस्तेमाल कर ली, बिना पूछे तो कभी कोई चीज़ नहीं लेते थे। और इतनी बारीकी से मतलब चीज़ों को करते थे कि लोग सोचते थे कि यार ये कैसा बंदा है। और क्या करते थे, कभी किसी की दूसरे के खेत में जाकर शौच वौच भी नहीं करते थे कि हाँ जाके दूसरे खेत में कर दूं, मेरा खेत गंदा क्यों करें, दूसरे के खेत में जाके शौच कर दूं, ऐसा कभी नहीं करते थे। गृहस्थ थे और क्या करते थे, साहब यानी कि जो कबीर जी हैं उनकी चीज़ों को मानते थे। तो जो भी खेत में पैदा होता था, यानी जो भी उनकी पैदावार होती थी, उन सबको इकट्ठा करते थे, सिर पर लाद करके कहाँ जाते थे, साहब के दरबार में, मतलब जो कि कहाँ था, 4 कोस दूर था, यानी एक क्या है, मठ है। अब दरबार मीन्स एक मठ है कबीर पंथियों का, वहां जाते थे और वहां पर सारा का सारा जो भी उनका जो पूरी फसल जितनी भी उनकी होती थी वो सारी की सारी जाके वहां दे देते थे, फिर वहां रखते थे और वहां से उनको प्रसाद के रूप में जितना मिलता था, मतलब मठ वाले जितना रखते थे और उसके बाद जितना मिलता था उनको वो लेकर आते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। यानी पूरी फसल जो है वो जितना भी उनकी पैदावार हुई थी, जो भी उनके अनाज आया, वो सारा का सारा लेकर के मठ जाते थे, वहां पे चढ़ाते थे, फिर वहां से जो मिलता था उसको क्या मानते थे, एक प्रसाद मानते थे और उसी के साथ अपना जीवन का गुजारा करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे सादे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। और उसके बाद बता रहे हैं हमारे जो लेखक हैं वो कह रहे हैं, और इन सब के ऊपर मुझे क्या लगता था, मुझे लगता था कि जो उनका गान है वो इतना मीठा होता था कि मैं उसमें खो जाता था। और कबीर जी के जो सीधे साधे जो पद होते थे, जब वो उनके कंठ से निकलते थे तो उसकी मधुर ध्वनि का एक आनंद जो है वो अलग ही होता था, ऐसा लेखक जी बता रहे हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे वो सिचुएशन बताई जा रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपको गद्यांश मिल रहा होगा, वहां से आपको एक अलग टाइप का रेखा चित्र मिलेगा। अभी जब हमने फर्स्ट पढ़ा तो उसमें क्या था, उसमें हमको बाल गोविंद जी के एक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, उनका पहनावा कैसा था, वो कैसे दिखते होंगे, वो हमको दिखा था। अब यहाँ पे उस मौसम की बात हो रही है जो आषाढ़ के टाइम पे जो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, उस टाइम पर क्या क्या चीजें होती हैं एक गाँव में, वो वाली सारी चीजें हमको फील होंगी कि भाई आषाढ़ के टाइम पे क्या हो रहा था, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, पूरा जो गांव है वो पूरा खेतों में उतर पड़ा था क्योंकि सभी लोग वहां पे खेती वेती कर रहे थे, हलचल चल रही थी, कोई रोप रहा था कुछ चीजों को, कोई धान के बड़े खेतों में जो है बच्चे वहां पे उछल रहे थे, खेल रहे थे। औरतें जो हैं वो क्या कर रही थी, कलेवा क्या होता है, सुबह का जो नाश्ता होता है ना, सुबह के नाश्ते पानी को जो जलपान होता है सुबह सुबह के टाइम को, उसको कलेवा कहते हैं, वो लेकर मेड़ पर बैठी थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे, धूप का नाम नहीं दिख रहा था क्योंकि रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी। ठंडी पुरवाई, मतलब पुरवाई क्या होता है, पूरब की तरफ से आने वाली जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उसे पुरवाई कहते हैं। तो ठंडी ठंडी पुरवाई जो है, गाना भी है ना इस पे, कौन सा है, हम आपके हैं कौन का, ठंडी ठंडी पुरवैया में, ठीक है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर, एक तरंग, एक झनकार सुनाई देती है, और वो किसकी, जिसका नाम हमको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो किसकी आवाज होती है, वो होती है हमारे बाल गोविंद भगत जी की। तो वहां पर उस टाइम खेत में जो सारी चीजें हो रही थी और उसी समय आपको एक मीठी मीठी ध्वनि, एक झनकार सुनाई दे रही थी, और वो किसकी है ये पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सभी को पता है कि ये किसकी आवाज होगी। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। अब काफी लोग होते हैं जिनको काम करते करते म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे, मैं खाना बनाऊं, मैं घर का काम करूं, मैं कुछ भी करूं, मेरे घर जाते ही मेरा गाने शुरू हो जाते हैं, या तो मैं गाती हूँ या तो एलेक्सा को गवाते हैं। तो क्या होता है
कि ऐसा ही जब लोग सब लोग खेत में बैठे होते हैं और खेत में बाल गोविंद वो भी खेती कर रहे होते हैं, तो वो कीचड़ में जो है अपने वो जो धान है वो सब मतलब वो डाल रहे होते हैं, रोप रहे होते हैं। तो उस टाइम पर वो गाना गा रहे होते हैं, तो कुछ स्वर तो उनके ऐसे लगते हैं कि ऊपर तक जा रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि बाकी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, वो जो खेत में सब लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं वहां तक भी सुनाई दे रहे हैं, जिनको इन्होंने किस तरह से बताया है कि पूरे कीचड़ में लिथड़े हुए थे, मतलब कि पूरे कीचड़ से भरे हुए थे, और उनकी एक एक उंगली जो है धान के पौधे को क्या कर रही थी, पंक्तिबद्ध कर रही थी, लाइन टू लाइन बना रही थी और खेत में बिठा रही है। उनका कंठ जो है, उसका एक एक शब्द जो है वो जीने यानी कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है और स्वर्ग की ओर ऐसा लग रहा है कि अपने स्वरों को वो भेज रहे हैं। और कुछ जो है इस पृथ्वी पर यानी यहाँ के लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, तो उनका जो स्वर है, उनका जो गान है, उसका बताया गया है कि वो कितना मधुर गाते थे कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि आकाश तक छू लेंगे अपने उस स्वरों को। फिर आगे बता रहे हैं कि बच्चे जो है उन गानों पर झूम उठते हैं जो वो गाते हैं। मेड़ पे खड़ी औरतें जो हैं उनके होठ ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं। होता है ना कि हम जब गाना सुनते हैं तो हमारे भी ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं, हम भी यूँ गाते हैं और यूँ बस खुद ब खुद ही ऐसा हो जाता है। तो ऐसे वो गुनगुनाने लगती हैं और हलवाहे जो हल चला रहे थे उनके क्या करते हैं, पैर जो है वो ऐसे ऐसे डांस करते जाते हैं। गाने सुनते तो अपने आप से यूं यूं करते रहते हैं, हम पैरों को यूं हिलाते रहते हैं। तो ऐसा सारी चीजें जो होने लग रही थी, और रोपनी करने वाले जो रोप रहे थे उनकी जो है उंगलियां जो है एक अजीब क्रम में चल रही थी कि म्यूजिक एक अपनी अलग ही चीज है और म्यूजिक से मुझे तो बहुत लगाव है। तो एक म्यूजिक के साथ वो सारी चीजें जो हैं वो दिख रही थी कि लोग भी जो हैं उसके गाने को पसंद करते थे और उसको अपने काम के साथ इन्वॉल्व करके उसका आनंद लेते थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बाल गोविंद जी का संगीत था या एक जादू था? तो जी, जिसके जो संगीत को समझता है, उसको फील करता है, उसके लिए जादू है। आगे बात करते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी ढिमक ढिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहू उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना जो है अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब क्या हो रहा है, अब जब बारिश थी, अब रात हुई तो अंधेरा हो गया। तो बारिश के टाइम पे अंधेरे में जो है वहां पर क्या होता है, बादलों की गरज जो थी, वो बिजली की तड़प जो है, उसमें हमको लगता है कि आप कुछ नहीं सुनते होंगे क्योंकि उनकी चीजें ही बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट हो रही है। किंतु झिल्ली की झनकार या दातुरों की टरटर, ठीक है, उसके तरह एक जो क्या होते हैं, ये क्या बोलते हैं, मेंढक है ना, उनके टरटर बारिश के टाइम पे होता है ना, उनकी आवाज आ रही होती है। और बारिश के टाइम पे पूरा सन्नाटा सा होता है, बिजली की आवाज हो रही होती है, घड़गड़ घड़गड़ बादल गरज रहे होते हैं। तो इन सब में हमें लगेगा कि शायद वो बाल गोविंद जी के भगत, जो बाल गोविंद जो भगत है, उनका जो गाना है वो शायद नहीं सुनाई देगा, लेकिन वो सुनाई देता है क्योंकि इन सब चीजों में उनका संगीत जो है वो नहीं डूब सकता। उनकी खंजरी, वो खंजरी बजाते थे। खंजरी क्या होता है, एक छोटा सा डपली से थोड़ा छोटा ही होता है, एक अलग टाइप का वाद्य यंत्र होता है ना, वो खंजरी बजाते हुए ठन 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 करके और गाते रहते हैं। ये गाना जो है वो गा रहे थे। और बादलों की उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना जो है ऐसा लग रहा था जैसे मान लो अचानक से कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका दिया हो, कि यानी सब लोग जो हैं उस रात में एकदम से, मतलब सब कुछ टर आवाज आ रही और एकदम से संगीत सुना, और संगीत सुनते ही सब लोग ऐसे चौंक गए जैसे एकदम से बिजली कड़कती तो हम डर जाते ना, वैसे ही उनके संगीत से ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। अब पूरा संसार जो है बिल्कुल निश्चिंत होकर सो गया है कि हाँ, बाल गोविंद भगत जी का तो ये संगीत है, और उनके संगीत को सुनकर लोगों को सुकून मिलता था। तो वो अब जो सब लोग हैं वो बिल्कुल सुकून के साथ सो रहे थे। बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा।
ठीक है। इस तरह से वो ये गाना जो है वो गाते जा रहे थे और लोग जो हैं, जो अब तक बिल्कुल ऐसे बादल की गरज से और बिजली की चमक से जो विचलित थे, अब वो सब लोग निश्चिंत होके बाल गोविंद जी की जो उनकी सुर थे उनको सुन के वो निश्चिंत होके सो गए। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो हैं शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2-3 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने तैरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर गया था। आगे क्या बताते हैं कि कार्तिक आया, कार्तिक आने वाला है ना। तो कार्तिक में क्या होता है, प्रभात फेरियां होती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत होती है। तो सुबह सुबह लोग मतलब 4 बजे उठ करके फेरी करते हैं, यानी गली गलियों में घूमते हैं और भजन गाते हुए और डपलियाँ वपलियाँ बजाते बजाते जाते हैं। मैंने भी बहुत किए, जब छोटी थी तब तो बहुत जाती थी। अब इस बार होगी तो देखेंगे, उठ पाए तो उठ चले जाएंगे। लेकिन होती है, हमारे जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पर भी होती है। तो कार्तिक के जितने भी दिन हैं उतने दिन जाते हैं सब लोग। तो वैसा ही बाल गोविंद भगत जो थे वो कार्तिक के टाइम पे ऐसे जाते थे और प्रभातियां करते थे, मतलब सुबह उठ करके फेरी करते थे। और सुबह सुबह उठ करके और किस टाइम पे जगते थे, फटाफट स्नान पानी कर करके जाते थे। कहाँ, एक गांव से 2 मील दूर था, वहां जाते थे नदी स्नान करने के लिए। वहां से नहा धोकर लौटते थे और गाँव के बाहर ही एक पोखरा था, वहां जाके बैठ जाते थे और अपनी खंजरी लेकर के अपना भजन वजन करते थे। और बहुत देर तक जागने वाले कौन, जो हमारे लेखक है और वो बता रहे हैं कि मैं बहुत देर तक सोने वाला इंसान था, लेट सोता था। तो उस टाइम पर जो माघ के टाइम पे सुबह सुबह जो किटकिटाती हुई जो ठंडी थी, उसमें उठ करके मैंने उनका संगीत जो है मुझे वहां तक सुनाई दिया। तो यहाँ ये पोखरे पर गए और वहां तक इनका मतलब ये रात को लेट सोते थे और लेट सोने के बाद भी उनके संगीत ने इन्हें उठा दिया। इतना ज़्यादा उनका संगीत जो था वो मधुर था। तो अभी कार्तिक आएंगे तो आपके यहाँ पे भी प्रभात फेरियां होती होंगी, मजे बहुत आते हैं मेरे को। तो अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि अभी उजाला नहीं हुआ था, अभी तक जो है तारे दिख रहे थे। आप 4-5 बजे उठो, देखो आपको तारे वारे दिखते रहेंगे, ठीक है, जब तक उजाला नहीं होता था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी कि जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां जो हैं खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था। अब यहाँ पे लेखक जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो गाते थे कि आसमान के टाइम, मतलब उस टाइम पर क्या सिचुएशन हो रही होती थी कि अंधेरा जो है अभी तक था, तारे जो है वो दिख रहे थे, ठीक है, और धीरे धीरे जो है सुबह होना शुरू हो रही थी और सारा वातावरण जो था थोड़ा सा अजीब सा था कि जब थोड़ा सा मतलब उजाला होने लगता है तो उस टाइम पर जो एक माहौल था वो बहुत ही अलग था। और यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो बाल गोविंद थे वो कैसे बैठे हुए थे। एक चटाई जो थी वो पूरब के मुंह की तरफ उन्होंने कर रखी थी और उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था काले कलर का। बाल गोविंद जो है अपनी खंजरी लेकर के अपने मुंह से वो गाने गा रहे थे और गाते गाते वो इतने डूब जाते थे कि वो उनको ऐसा लगता था कि अभी गाते गाते ही उठ जाएंगे और नाचने लग जाएंगे। मतलब इतना ज़्यादा वो अपने सुरों में, अपने गाने में खोए रहते थे। कितनी बार तो उनकी जो कंबल थी वो खिसक कर नीचे गिर जाती थी। जबकि लेखक जो है रामरक्ष जी वो बोल रहे हैं कि मैं तो क्या कर रहा होता था, ठिठुर रहा होता था ठंड से, क्योंकि वो पोखर पे बैठ के गा रहे थे तो वहां पर तो मुझे ठंड लगती थी। और बाल गोविंद भगत जो है वो ऐसे गा रहे होते थे कि जैसे उनको कुछ होश ही नहीं है, उनका कंबल भी हट जाता था तो भी वो गाते ही रहते थे, बिल्कुल उसी में ही खोए रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के शम बिंदु तब तक चमक ही पड़ते। और उनके बता रहे कि तारे, मतलब उस टाइम पर क्या है, उजाला भी नहीं हो रहा होता था और ये सारी चीजें जो हैं ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल चमक रहे हैं। उनका तेज जो था वो एक अलग ही था। गर्मियों में उनकी संझा जो है कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी
मंडली उसे दोहराती, ठीक है, या तिहराती, मतलब 2 बार बोलती या फिर 3 टाइम्स बोलती। धीरे धीरे स्वर जो है ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगते और धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अब गर्मियों के टाइम की बात करें कि गर्मियों के टाइम में सांझ यानी कि संध्या के समय यानी कि संध्या के समय उनके घर पर ही जो है वो क्या करते थे, बैठते थे, आसन लगाते थे, आसपास के जो लोग थे वो आ जाते थे, जो उनको उनके प्रेमी थे वो आके बैठ जाते। अब देखते हैं ना कि जो यहाँ पे भी होती है भजन मंडली जो होती है वो क्या होती है, 2-3 लोगों का ग्रुप होता है, एक उनमें मेन होता है जो उसको गाता है, बाकी के लोग उसके पीछे पीछे दौड़ाते हैं। तो ऐसे ही उनके जो प्रेमी थे जिनको उनके गान जो है अच्छे लगते थे वो शाम के टाइम बैठ करके उनके आंगन में ही गाया करते थे और जो बोलते थे बाल गोविंद जी उसको वो दोहराते थे और इस तरह से वो अपने स्वरों को ऊंचा उठाते थे और बाकी उनके साथ साथ जो है उनके साथ ताल से ताल मिलाते हुए गाते थे और इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती थी। एक क्षण ऐसा लग जाता था कि फिर क्या करते थे, बाल गोविंद जो है वो बीच में उठ करके नाच रहे हैं ऐसा लगता था और उनके साथ उनके सबके तन मन जो है नृत्य शैली में उठते और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है ऐसा दिखता था। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब क्या हो गया, उनके घर में उनके परिवार में 2 लोग ही थे, एक वो थे और 2 उनके घर में और थे, नहीं टोटल 3 थे। एक उनका बेटा था, एक उनकी बेटे की वाइफ थी यानी उनकी बहू थी, पुत्र वधू बोलते जिसको ना। तो बाल गोविंद भगत जो है उनकी संगीत साधना का एक ऐसा स्टेप दिखा, एक ऐसी चीज दिखी कि जब उनका बेटा मर गया था, ठीक है, उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी, इकलौता बेटा था वह, एक ही तो बेटा था उनका, कुछ सुस्त और बोदा सा। कैसा था वो, उनका बेटा था थोड़ा सुस्त टाइप का था और थोड़ा बोदा यानी कि मंद बुद्धि टाइप का था, मतलब बुद्धि जो थी थोड़ी कम थी उसकी। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे और इसीलिए जो है बाल गोविंद भगत जो है उसको और मानते थे क्योंकि उनका जो बेटा था वो थोड़ा सा बोदा टाइप का था, मतलब थोड़ी मंद बुद्धि था, चीज़ें उसको समझ में नहीं आती थी जल्दी और इस चक्कर में बाल गोविंद उसको बहुत ज़्यादा मानते थे, उसकी हर एक चीज़ को मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर भी ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी और उनके साथ क्या था, जो उनका बेटा था उनका मानना क्या था, उनका मानना था कि जो बच्चा जिसकी बुद्धि कम है, मंद बुद्धि टाइप के जो बच्चे होते हैं या जैसे हम कहते हैं जिनके पास कम अक्ल होती है, ऐसे अगर बच्चे हैं वो गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना उनको। तो गॉड गिफ्टेड मीन्स क्या, बाल गोविंद भगत जी वो यही कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा निगरानी रखनी चाहिए, मतलब ऐसे बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा प्यार के हकदार होते हैं, इनको यही चीज़ों से हम हैंडल कर सकते हैं। आप अगर ऐसे बच्चों को डांटोगे, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करोगे तो वो बच्चा और ज़्यादा पीछे होता जाता है। तो वो यही चीज़ करते थे और इसलिए वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, उसको मानते थे, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते थे और उनका ये चीज़ मानना था। और बड़ी साथ मतलब बहुत ही इच्छाओं के साथ उन्होंने क्या करवाई थी, अपने बेटे की शादी करवाई थी और जो बहू थी वो भी बहुत अच्छी थी, सौभाग्यशाली थी और बहुत ही भाग्यवान थी और सुशील भी थी, मतलब अच्छी चीज़ों वाली थी, अच्छे कर्म करती थी, मतलब अच्छी उनकी बहू जो थी वो अच्छी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था और वो पूरे घर की प्रबंधिका थी, मतलब सारा घर जो है वो हैंडल करती, सब चीज़ें वो देखती थी और इसमें उन्होंने बाल गोविंद भगत को क्या कर रखा था, दुनियादारी से दूर करके रखा था कि भले आप अपनी भक्ति करो, सारा घर मैं संभालूंगी, टेंशन नहीं करो, मतलब अच्छी थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। उनका बेटा बीमार था लेकिन लोगों को इस चीज़ की सुध नहीं थी और क्या हुआ कि मौत जो है वो किसी का इंतज़ार नहीं करती, मौत के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बैठ के सामने वाले को टाइम देगी कि हाँ तू चलो ठीक हो जा, वो तो आनी होती है। और सबने क्या सुना कि भाई बाल गोविंद भगत जो है उनका बेटा जो है वो मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया
देखकर दंग रह गया। जो लेखक है वो बता रहे कि मैं उनके घर गया, मतलब एक्साइटेड होके मैं उनके घर गया तो देखा और देखकर दंग रह गया। क्या देखा उन्होंने? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा था, मतलब उनको चटाई पे बिठा के उनको सफेद कपड़े से ढक रखा था। वे कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। फूल जो थे वो उनके घर में ही थे तो वो उनके ऊपर बिखेर दिए। फूल और तुलसी दल भी था, मतलब तुलसी के जो दल होते हैं वो भी पड़े थे। सिरहाने पर एक चिराग जो है वो जला रखा था, यानी कि दिया जलाते ना, तो वो जला रखा था। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और सामने उनका बेटा जो कि मरा हुआ है वो लेटा हुआ है और वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ और सिर्फ अपने गीत गाए जा रहे थे, भजन किए जा रहे थे, भक्ति में डूबे हुए थे। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे मन में कि क्या उनको उनके बेटे के जाने का कोई दुख नहीं था, उनके क्या विचार थे, वो तब भी गीत ही गाए जा रहे थे, तो ऐसा क्या चीज़ था, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में हो रहे हैं। और इन क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी का जो इकलौता बेटा था उसकी मृत्यु हो गई है और वो सामने लेटा हुआ है, और फिर भी बाल गोविंद भगत जो है वो अपने गीतों में डूबे हुए हैं, अपने गीतों को गा रहे हैं। तो इसके आगे क्या होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।